हेलो 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 भाइयों और उनकी बहनों। स्वागत है आपका आपके भाई के चैनल पे, जहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले जो लास्ट का टॉपिक हम लोग ने जहाँ पे रखा था डायमेंशन एनालिसिस का, उसके आगे हम लोग पढ़ने वाले। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, जो लास्ट के लेक्चर में मैंने 14 न्यूमेरिकल्स किए थे, उसके आगे हम लोग और 15-16 न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो आज के लेक्चर में सिर्फ डायमेंशनल एनालिसिस की बातें करेंगे, बाकी कुछ नहीं करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन के आगे क्या है। तो फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ दी, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम लोग चालू कर रहे हैं, तो इधर उधर का टाइम पास हम लोग नहीं करने वाले। लास्ट लेक्चर में डायमेंशन एनालिसिस की थियोरी हो चुकी है, सो हम लोग टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम लोग डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर जंप करेंगे। द क्वेश्चन पढ़ते, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 14 तक हो चुका है। ये लास्ट क्वेश्चन जो था मैंने वैसे ही रख दिया है, क्वेश्चन वैसे ही हो चुका है क्वेश्चन नंबर 14 तक। तो 15 क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ अ मास एम सस्पेंडेड फ्रॉम अ स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इज गिवन बाय f इक्वल्स टू सी एम रेस टू एक्स दिया हुआ है। m इक्वल्स टू सी एम रेस टू एक्स, एक सेकेंड मुझे सेट करने दो। सी एम रेस टू एक्स इंटू के रेस टू वाई, वेर सी इज़ द डायमेंशनल क्वांटिटी, और पूछा गया एक्स और वाई का डायमेंशंस क्या है। अभी ध्यान दो, जो एम है वो है मास और के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। अभी 12th वाले बच्चों को स्प्रिंग कांस्टेंट पता है, बट 11th वाले बच्चों को नहीं पता। तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या बता के दे देता हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे एक स्प्रिंग है, मास अटैच किया है, यहाँ पे इसको खींचा तो ये ऑसिलेट करेगा, ऐसे बॉडी ऐसे ऑसिलेट करेगी। तो ये स्प्रिंग का कांस्टेंट होता है जिसका नाम है स्प्रिंग कांस्टेंट। ये क्या होता है देख लेते हैं। देखो, स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला है एफ इक्वल्स टू के इंटू एक्स, माइनस के इंटू एक्स है, बट फिलहाल के लिए माइनस को हम लोग नेग्लेक्ट कर रहे हैं। जो एफ होती है वो होती है फोर्स, और एक्स जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट। मतलब हम लोग कुछ फोर्स अप्लाई करेंगे तो बॉडी कुछ डिस्प्लेस होगा। तो मैं बोलूँगा के इक्वल्स टू एफ अपॉन एक्स। इसका मतलब क्या है? फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। व्हेन अ मास इट अटैच टू अ स्प्रिंग, the force applied to a body which causes a certain displacement, and the ratio is called as what? Spring constant. तो आपको ये स्प्रिंग कांस्टेंट पता चला रहेगा कि फॉर्मूला क्या है, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। तो डायरेक्टली मैं चालू करता हूँ कि इसका फॉर्मूला क्या रहेगा। अगर मैं मास की बात करता हूँ तो मास का जो डायमेंशन रहेगा वो रहेगा m1L0T0, बराबर है। स्प्रिंग कांस्टेंट का डायमेंशन देगा, इसका पहले यूनिट लिख लेते, फोर्स पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का डायमेंशन क्या है? m1L1T-2, और डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन क्या है? डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन है L1। तो अगर इसको सॉल्व करूँगा ये आएगा m1L0T-2। सबको यहाँ तक क्लियर है ये क्या किया मैंने? ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट चला गया। अभी मुझे बताओ कि आगे हम लोग क्या करेंगे। आगे हम लोग करेंगे, ये f है, मुझे x और y की वैल्यू निकालनी है। तो मैं क्या करूँगा, f इक्वल्स टू सी, m का जो फॉर्मूला है, m के फॉर्मूला के केस में तो क्या करूँगा मैं, m1L0T0 रेस टू x, और यहाँ पे जो रहेगा वो रहेगा स्प्रिंग कांस्टेंट, जिसका फॉर्मूला रहेगा m1L0T-2 रेस टू y। अभी मुझे बताओ जनता, करना क्या है? करना ये है कि ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी का यूनिट मुझे पता है। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? पर सेकेंड। टाइम पीरियड के उल्टा होता है, तो ये बोलता है पर सेकेंड। तो अगर इसको उल्टा कर दूंगा तो इसकी जो डायमेंशन रहेगी वो आएगी m0L0T-1, बराबर है। अगर मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ तो आएगा m0L0T-1 इक्वल्स टू सी m1L0T0 रेस टू x, m1L0T-2 रेस टू y। अभी हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो क्वांटिटीज़ रहते हैं उसको इक्वेट करते हैं। तो ये x मल्टीप्लाई होगा इससे 1 से, y मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो आएगा x प्लस वाई इक्वल टू, यहाँ पे क्या है 0। y जो मल्टीप्लाई होगा 2y से, तो -2y हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे -1 है। तो ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल टू बनेगा 1/2।
y इक्वल टू 1/2, y इक्वल टू 1/2 अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा तो x की वैल्यू हो जाएगी -1/2। क्लियर है? x -1/2, y 1/2, ऑप्शन फोर्थ। सबको क्लियर है मैंने क्या किया? नॉर्मल डायमेंशन एनालिसिस का ही क्वेश्चन है जो हम लोग ने बोर्ड्स में किया था, वही हम लोग यहाँ पे कर रहे, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कर रहे। क्वेश्चन नंबर 15 क्लियर हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? अ स्टूडेंट राइट्स 4 डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर द डिस्प्लेसमेंट y in a periodic motion as a function of time t, a as a amplitude and capital T as a time period. Which of the following can be correct? मतलब देखो y जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद y जो है वो तो डिस्प्लेसमेंट है, उसके बाद टाइम मतलब ये तो t मतलब हो गया टाइम, उसके बाद a मतलब हो गया एक्सेलरेशन है, ये एम्पलीट्यूड है, एम्पलीट्यूड। उसके बाद कैपिटल T जो है वो है पीरियड। पीरियड मतलब क्या होता है? टाइम, वही होता है टाइम। अभी विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी करेक्ट, तो ये चारों इक्वेशन में से कौन सा करेक्ट होगा? तो चारों इक्वेशन लिख लेते पहले। y इक्वल्स टू ए टी साइन 2π/t, सेकेंड y इक्वल्स टू ए साइन वी टी, 3 y इक्वल्स टू a/2 साइन t/a, और फोर्थ है y इक्वल्स टू a/√2 ब्रैकेट में साइन 2π t/T प्लस कॉस 2πt/T। ओके, यहाँ पे ना पहली बात तो मैं आपको बता दूँ कि दो ऑप्शंस डायरेक्टली कैंसिल हो रहे हैं। कौन सा? ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन गया। क्यों वाल में? क्योंकि ये तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, ये दोनों डायमेंशनलेस क्वांटिटी। इसका मतलब क्या है? ये वाला जो क्वांटिटी होना चाहिए, इसका और इसका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम। ये मीटर में है, ये मीटर में और ये सेकेंड में है, तो एक जगह पे मीटर है और एक जगह पे मीटर इंटू सेकेंड है। ये मीटर में और ये मीटर में और ये सेकेंड में, तो एक जगह पे मीटर में है और एक जगह मीटर पर सेकेंड में, तो ये दो ऑप्शंस तो गए। ऑप्शन नंबर 1 और ऑप्शन नंबर 3 डायरेक्टली कट हो चुका है। अभी हम लोग चेक करेंगे ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 4 के वैलिडिटी के केस में। एक चीज़ मुझे बताओ, यहाँ पे वी टी है, बराबर है, ये भी डायमेंशनलेस होना चाहिए, बराबर है। अगर ये डायमेंशनलेस होगा तो v का यूनिट होता है मीटर पर सेकेंड और टाइम जो होता है वो होता है सेकेंड। अगर सेकेंड कैंसिल होगा तो मीटर बच जाएगा। तो ये डायमेंशनलेस बन रहा है क्या? ये डायमेंशनलेस नहीं बन रहा है। अगर ये डायमेंशनलेस नहीं बन रहा तो ये ऑप्शन भी चला गया। ये ऑप्शन के बारे में देखते तो ये तो क्या है? मीटर है, ये भी मीटर है। तो मुझे बताओ साइन 2πt/T, ये सेकेंड पर सेकेंड, ये गया डायमेंशनलेस बन गया। ये भी कॉस 2πt/T सेकेंड पर सेकेंड, ये भी चला गया, तो ये भी हो गया डायमेंशनलेस। ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ। ऑप्शन क्या रहेगा? फोर्थ। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, इक्वेशन का क्वेश्चन था। 11th वाले बच्चे इक्वेशन से इतने रूबरू नहीं है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन जानबूझ के लिया। हाँ, 12th वाले के लिए बहुत ईजी लगेगा, बट 11th वाले के लिए शायद से ये डिफिकल्ट लग सकता है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन लेने का रीज़न था। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते। नेक्स्ट क्वेश्चन लोगों ने बोला है कि राइट द डायमेंशंस ऑफ a/b, मतलब a/b का डायमेंशन पूछा है। क्वेश्चन में बोला गया है p इक्वल्स टू a माइनस t²/bx, बराबर है, वेयर p इज़ द प्रेशर, x इज़ द डिस्टेंस एंड t इज़ द टाइम। ओके, x मतलब हो गया मीटर में, t मतलब हो गया सेकेंड में, और p मतलब हो गया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, मुझे बताओ इसकी डायमेंशन और इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। ये दोनों की डायमेंशन अगर सेम होगी तो मुझे बताओ ये ऊपर का टर्म जो है माइनस में है, मतलब ये एल्जेब्रिक क्वांटिटी में, प्लस या फिर माइनस में, सेम यूनिट्स के प्लस और माइनस करते हैं तो उसके डायमेंशन क्या होते हैं? सेम होते हैं। मतलब क्या, जो t² का डायमेंशन है वो ही किसका होना चाहिए? a का। तो a का यूनिट क्या रहेगा? सेकेंड स्क्वायर। ये क्लियर हो गया सबको? a का यूनिट क्या हो गया? सेकेंड स्क्वायर। अभी मुझे बताओ, सपोज सेकेंड स्क्वायर लिख लेता हूँ यहाँ पे, प्रेशर का डायमेंशन क्या है? प्रेशर का डायमेंशन और ये पूरे क्वांटिटी का डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो प्रेशर का डायमेंशन मुझे पता है, यूनिट पता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इक्वल्स टू ये जो था ऊपर का वो था सेकेंड स्क्वायर अपॉन बी इंटू ए। एक्स मतलब क्या आएगा? मीटर में आएगा। एक्स मतलब क्या आएगा? मीटर में आएगा। ये मुझे बताओ, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल हो जाएगा,
बराबर है। इन न्यूटन को लिखूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू ये वाला मीटर यहाँ पे आएगा, ये मीटर और ये मीटर कैंसिल, यहाँ पे सेकेंड स्क्वायर अपॉन बी, तो बी इधर गया तो बी की डायमेंशन आएगी सेकेंड रेस टू 4 अपॉन मीटर इनवर्स, सेकेंड रेस टू 4 अपॉन मीटर इनवर्स। क्लियर है ये वाला पार्ट? मैं वापस रिपीट करता हूँ, ये वाले पार्ट की डायमेंशन मतलब ये प्रेशर वाली डायमेंशन, बाद में सेकेंड स्क्वायर मतलब ऊपर की डायमेंशन ये हो गई, ये एक्स तो मीटर में आ गया यहाँ पे, और बी की डायमेंशन निकालनी है। सॉल्व करूँगा, न्यूटन को लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये मीटर और मीटर चला गया एज इट इज़, ये मीटर यहाँ पे आ गया, बराबर है। मैं रफ कर रहा था थोड़ा सा, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगना चाहिए। सेकेंड स्क्वायर अपॉन बी, तो बी की डायमेंशन आ गई ये वाली। अभी मुझे पूछा गया ए अपॉन बी पूछा गया, तो ए अपॉन बी, ए होता है सेकेंड रेस टू सेकेंड रेस टू 2 मतलब सेकेंड स्क्वायर, अपॉन बी होता है सेकेंड रेस टू 4 अपॉन मीटर इनवर्स, तो ये ऊपर जाएगा, सेकेंड स्क्वायर ये बच जाएगा तो आएगा मीटर, एक सेकेंड ये ऊपर जाएगा डायरेक्टली एज इट इज़ ऊपर जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि माइनस का प्लस होगा, ये डायरेक्टली ऊपर जाएगा ऐसे। तो अगर ये ऊपर जाए तो ये बनता है मीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर। मीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर की बात करूँगा, मीटर इनवर्स अपॉन सेकेंड स्क्वायर की बात करूँगा तो ये बनेगा L-1 T-2, ये तो कन्फर्म है। L-1 ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है। ओके, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना मैंने, मेरे को देखना पड़ेगा, कुछ गड़बड़ तो नहीं की ना, एक बार चेक कर लेते, क्वेश्चन को वापस एक बार देख लेते, शायद से कहीं पे तो हम लोग ने रायता फैला दिया है, देख लेते। चलो वापस एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करते, कोई प्रॉब्लम नहीं। शिट, इसमें एक बेस्ट ऑप्शन है, अभी सारा डिलीट हो चुका था, बट वापस में इसको ला सकता है, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ डिलीट हो चुका था तो मैंने उसको वापस लेके आया, मैं बोला गया काम से। ओके, देख लेते वापस। तो P इक्वल्स टू A माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स, बराबर है। इसकी जो डायमेंशन है वही A की डायमेंशन होगी, तो A की डायमेंशन होगी टी स्क्वायर मतलब सेकेंड का स्क्वायर। अभी x मतलब हो गया मीटर, तो P की डायमेंशन होनी चाहिए सेकेंड स्क्वायर अपॉन B इंटू मीटर, बट P की डायमेंशन है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो कि है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर। ये मीटर और ये मीटर चला गया, ये मीटर और ये मीटर चला गया, बराबर है। हाँ, तो B की डायमेंशन क्या आएगी? B की डायमेंशन ये सेकेंड रेस टू 4। ओके, मैंने गलती क्या कर दी, मुझे समझ में आया। केजी को मैंने m ले लिया, कैपिटल M लिखना चाहिए था, वो स्मॉल m ले लिया। सेकेंड रेस टू 4 बराबर सेकेंड रेस टू 4 अपॉन केजी, तो इसकी डायमेंशन बनेगी m-1 L0 T4, और A की डायमेंशन जो है वो है m0 L0 T2। पूछा गया है A अपॉन B, A जो है वो है m0 L0 T2 अपॉन m-1 L0 T4। अगर इसमें लूँगा तो m+1 L0 T-2। जनता ऑप्शन नंबर 1 है। मैंने गलती क्या की, छोटी सी गलती थी, सिर्फ मैंने मीटर लिखा उसको, जो केजी तो जो था उसको मैंने गलती से स्मॉल m लिख दिया, तो उसके वजह से गलती हो रही थी। ऑप्शन नंबर फर्स्ट आ रहा है आंसर। क्लियर है आपको? क्वेश्चन नंबर 17 आपको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, ईजी क्वेश्चन था। 12th वालों के लिए तो और ईजी लगेगा, जो 11th वाले देख रहे हैं उनके लिए थोड़ा सा ये लग सकता है कि क्वेश्चन क्या करना है, कैसे करना है, बट कोई प्रॉब्लम नहीं, क्वेश्चन हो जाता है सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टाइप का है, मैं जानबूझ के क्वेश्चन लिया, वापस मैं रिपीट करता हूँ, ये 12th वालों के लिए बहुत ईजी लगेगा, बट 11th वालों के लिए थोड़ा लग सकता है कि हाँ इसमें चेंजेस क्या किए। इसमें नीचे जो टाइम था उसकी जगह पे आ गया क्या, उधर जो नीचे मीटर डिस्प्लेसमेंट था वहाँ पे यहाँ पे आ गया टाइम, जो वहाँ पे टाइम था वहाँ पे आ गया डिस्प्लेसमेंट, इतना ही चेंज हो गया। और A बाई बी के बदले A इंटू बी पूछा, कोई प्रॉब्लम नहीं अपने को। E
बी माइनस एक्स स्क्वायर। बेसिक्स क्लियर होगी ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 80 पूछा गया है ए इंटू बी। इतना याद रखो कि बी का यूनिट और एक्स स्क्वायर का यूनिट सेम होना चाहिए, तो बन गया मीटर स्क्वायर, बराबर है। अभी एनर्जी का यूनिट जो है वो इसके इक्वल होना चाहिए, तो ये मीटर स्क्वायर तो ऊपर है, ए एज इट इज़ रहेगा, टाइम के बदले आएगा सेकेंड। ये एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी होती है वो वर्क जैसी ही होती है, तो वर्क मतलब फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट मतलब न्यूटन इंटू मीटर, बराबर है। तो इसको लिखूंगा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू न्यूटन को लिखा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर मीटर और ये मीटर स्क्वायर चला गया, सेकेंड और ये सेकेंड चला गया, तो ए का जो यूनिट रहेगा उसको लिखूंगा ए 1/a इक्वल्स टू के जी पर सेकेंड, बराबर है। बाकी सब टर्म इधर ले गया तो ए का यूनिट बनेगा सेकेंड अपॉन के जी, बराबर है। मीटर मतलब m0L2T0 और इसका मतलब होता है m-1L0T1। अगर दोनों को साथ में लाना है तो a इंटू बी करना है, पूछा है क्वेश्चन में, वही पूछा गया है a इंटू बी। a मतलब होता है m-1L0T1 और b होता है m0L2T0। अगर साथ में लेके आएंगे तो ये बनेगा m-1L2T1, m-1L2T1, m-1L2T1। एक सेकेंड छता है ना, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकेंड में आ रहा है m-1L2T1। क्लियर है? सबको क्लियर है? बेसिक्स क्वेश्चन किए, कुछ स्टार्ट में थोड़े बेसिक्स क्वेश्चन किए। हाँ, अभी 27-28 क्वेश्चन के बाद थोड़े क्वेश्चन डिफिकल्ट लगेंगे। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 12th वालों ने जो लेक्चर में बराबर से ध्यान दिए थे, जिन्होंने डायमेंशनल एनालिसिस के, उनके लिए क्वेश्चंस बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत नहीं बोलेंगे, थोड़े से इजी हो जाएंगे, बट बाकी के लिए ये शायद से टफ हो सकता है। 11th वाले के लिए स्पेशली ये थोड़े ट्रिकी हो सकते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा नया है 11th वालों के लिए। 11th वालों को शायद से ये टर्म्स पता नहीं थी कि हाँ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ये हो चुका है आपको, तो ये 10th में शायद से हो चुका है ग्रेविटी वाले चैप्टर में। तो आपको ग्रेविटेशन कांस्टेंट वाला टर्म पता है, बट प्लैंक कांस्टेंट शायद से नहीं पता रहेगा। तो हम लोग डिस्कस करते हैं कि प्लैंक कांस्टेंट क्या है। सबसे पहले उन्होंने क्या बोला है, इफ़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट सी मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक काम करते, पहले मार्कर चेंज कर लेते, उसका चेंज होना बहुत इंपॉर्टेंट है मार्कर का, तो थोड़ा अच्छा लगता है। सी वेलोसिटी ऑफ लाइट है जिसका यूनिट है मीटर पर सेकेंड। ओके, मीटर पर सेकेंड लिखने के बाद कैपिटल जी, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है वो कैपिटल जी है। अभी कैपिटल जी का पहले यूनिट निकाल के दिखा दो क्या है। फोर्स जो फॉर्मूला होता है, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, कैपिटल जी m1m2/r² होता है, बराबर है। अगर फोर्स का यूनिट न्यूटन रहेगा तो ये m1 m2 kg नीचे जाएगा तो बनेगा kg², ये r का स्क्वायर मतलब ये मीटर स्क्वायर बनेगा। तो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। तो मैं ये यहाँ पर डायरेक्टली लिख लेता हूँ, कैपिटल जी का यूनिट वो अभी डिराइव करते नहीं बैठेंगे, आप कॉपी कर, आप वीडियो को पॉज करके कॉपी कर सकते हो। कैपिटल जी का जो यूनिट है वो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg²। अभी ई का जो फॉर्मूला होता है एनर्जी का वो होता है एच न्यू। न्यू जो होती है वो फ्रीक्वेंसी होती है, ई होती है वो होती है एनर्जी, और एच जो होता है वो होता है प्लैंक्स कांस्टेंट। फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट रहता है वो होता है सेकेंड का इनवर्स, मतलब 1/सेकेंड होता है। तो अगर मैं एनर्जी का यूनिट लेता हूँ जूल या फिर न्यूटन मीटर और इसको यहाँ पे ट्रांसफ़र करता हूँ, देखते क्या आता है। मैं डायरेक्टली मैं सॉल्व करूँगा मैं ये, इसको देखते क्या आता है। ओके, तो एनर्जी जो होती है, मैं वापस लिखता हूँ, एनर्जी जो होगी वो होगी एच न्यू, तो ई जो हो E/न्यू इक्वल टू हो जाएगा एच। तो मुझे बताओ एच, ई जो होता है वो न्यूटन मीटर हो जाता है, और एच जो था वो न्यू जो होता था 1/सेकेंड था, तो ये ऊपर चला जाएगा तो बनेगा न्यूटन मीटर सेकेंड। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ जनता कि क्या आता है इसका आंसर। तो न्यूटन मीटर सेकेंड, एच का जो डायमेंशन है वो है, एच का जो यूनिट है
वो है न्यूटन मीटर सेकेंड, बराबर है। अभी पूछा क्या गया है, आर चूजन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज, डायमेंशन ऑफ मास इज, मास पूछा है, मास का डायमेंशन पूछा है इन टर्म्स ऑफ सी, जी और एच, इसके टर्म्स में पूछा है। ओके देखते हैं, सी, जी और एच के टर्म्स में मुझे मास के डायमेंशंस निकालने हैं, वो चेक कर रहे थे कि क्या आता है, मास के डायमेंशंस कितने आ रहे हैं वो देख लेते हैं। ध्यान दो अभी यहाँ पे एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, एक चीज़ हम लोग गौर से देख सकते हैं कि मुझे सिर्फ मास चाहिए, मास चाहिए मतलब केजी स्क्वायर वाला पार्ट चाहिए, बाकी सारा वाला पार्ट हटना चाहिए, मतलब ये न्यूटन और न्यूटन वाला पार्ट हटना चाहिए। अगर न्यूटन और न्यूटन वाला पार्ट हटना चाहिए मतलब जी और एच के जो पावर होने चाहिए वो रिवर्स होने चाहिए। देखो न्यूटन, अगर जी को पावर को टू करूँगा, रेस टू करूँगा तो न्यूटन स्क्वायर बनेगा, एच के पावर को -2 करूँगा तो न्यूटन -2 बनेगा, न्यूटन का पावर क्या बनेगा, रेस टू -2, तभी ये कैंसिल होगा। तो इतना तो कंफर्म है कि इतना तो मुझे कंफर्म है कि हम लोगों को एच और जी की पावर रिवर्स होनी चाहिए, ये तो कंफर्म है। ऑप्शन में देख लेते कि एच और जी की पावर से रिवर्स कहाँ पे है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं, ये तो गया, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, तो 3 जगह पे है। तो कुछ ऑप्शन से तो कुछ हो रहा नहीं है, डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करने पे जाएंगे। तो देख लेते हैं कि जनता क्या करना है। एक चीज़ मुझे बताओ कि मास का यूनिट क्या होता है, मास का यूनिट क्या होता है, केजी, बराबर है, और केजी यहाँ पे ही है। तो केजी को क्या करना है, केजी को क्या करना पड़ेगा, केजी को डिवाइड बाय 2 करूँगा तो सिर्फ बचेगा अकेला केजी। और इतना पता है कि ये अगर केजी स्क्वायर नीचे है, केजी स्क्वायर अगर नीचे है तो मेरे को जी को -1/2 करूँगा तो ये बनेगा केजी रेस टू -2। देखते, चलो देखते, सॉल्व करते, रुको। इतना तो पता है कि केजी को मेरे को 1/2 करना है, ये क्लियर है। 1/2 वाला यही पार्ट है, तो इसको क्रॉस वेरीफाई करके देख लेते हैं। तो एच रेस टू 1/2, सी रेस टू 1/2, जी रेस टू -1/2, इसको सॉल्व करके देखते। तो एच रेस टू 1/2 मतलब क्या आएगा, न्यूटन 1/2, मीटर 1/2, सेकेंड 1/2। सी 1/2 मतलब क्या आएगा, मीटर 1/2 अपॉन सेकेंड 1/2। और जी -1/2 मतलब क्या आएगा, न्यूटन -1/2 मीटर -2 अपॉन 2, बराबर है। देखो ना यहाँ पे 2 है, स्क्वायर है तो डिवाइड बाय 2 करेगा ना, और केजी 2 अपॉन, एक सेकेंड 2, बट किस में आएगा, ये माइनस में कर रहा हूँ तो यहाँ पे माइनस में आएगा। अभी ध्यान दो, ये न्यूटन और ये न्यूटन चला जाएगा क्योंकि न्यूटन रेस टू 1/2 न्यूटन रेस टू 1/2 माइनस में है तो ये नीचे जाएगा। बाद में अगर मैं सॉल्व करता हूँ तो ये सेकेंड रेस टू 1/2 सेकेंड रेस टू 1/2 ये चला गया, ये मीटर रेस टू 1/2 मीटर रेस टू 1/2 बनेगा क्या, मीटर रेस टू 1, और ये मीटर रेस टू -2/2 बनेगा मीटर रेस टू -1, तो ये भी चला गया, ये चला गया, बचा क्या, बचा ये 1/kg रेस टू -1, ये ऊपर जाएगा तो बनेगा kg, और kg किसका यूनिट होता है, मास। तो इसको हम लोग मास को लिख सकते हैं h रेस टू 1/2, c रेस टू 1/2, g रेस टू -1/2, ऑप्शन फर्स्ट। क्लियर है, कहाँ से हिंट मिल गया, हिंट मिला यहाँ से, kg रेस टू 2 है तो डिवाइड बाय 2 करना रहेगा kg को निकालने के लिए। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 19 के बाद क्वेश्चन नंबर 20 के ऊपर बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 ये बता रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 ये बता रहा है कि इफ द वेलोसिटी v, एक्सीलरेशन a एंड फोर्स f आर टेकन एज अ फंडामेंटल क्वांटिटीज इंस्टेड ऑफ मास, लेंथ एंड कैपिटल T, द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस इज, द डायमेंशंस ऑफ यंग्स मॉडुलस ये पूछा गया है। अभी ध्यान दो, एकदम आराम से सॉल्व करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे एक चीज़ बताओ कि यंग्स मॉडुलस क्या होता है वो देख लेते हैं पहले। यंग्स मॉडुलस 11th वालों के लिए, वापस में बोल रहा हूँ, 12th वालों के लिए बहुत आसान है यंग्स मॉडुलस बोलना, बाकी के लिए थोड़ा टफ हो सकता है। तो इतना याद रखो, यंग्स मॉडुलस आने वाला इलास्टिसिटी चैप्टर में यंग्स मॉडुलस का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इतना याद रखो, फिलहाल के लिए इतना याद रखो, यंग्स मॉडुलस का यूनिट जो होता है वो होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अभी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर यूनिट है, बराबर है, तो इसका डायमेंशन क्या रहेगा, m1 l1 t-2, बराबर है, m1 l1 t-2 अपॉन, ये हो गया न्यूटन का डायमेंशन हो गया, ये न्यूटन का, और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये L2, तो आएगा
m1 l-1 t-2। क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? मैंने क्या किया है, ये हो गया न्यूटन का डायमेंशन और ये हो गया मीटर स्क्वायर का डायमेंशन। तो अगर मुझे वी ए एफ के टर्म्स में लिखने का रहेगा तो मैं ऐसे लिखूंगा m1l-1 t-2 इक्वल्स टू वी रेस टू ए या फिर वी रेस टू एक्स, बाद में ए रेस टू वाई और एफ रेस टू जेड। ये आगे का पार्ट आपको आना चाहिए। वेलोसिटी के डायमेंशन लिखूंगा मैं क्या, मीटर पर सेकेंड मतलब m0l1 t-1 रेस टू एक्स। ए के डायमेंशन मतलब क्या लिखूंगा, m0l1 t-2 रेस टू वाई। फोर्स के डायमेंशन मतलब क्या, m1l1 t-2 रेस टू जेड। यहाँ पे लिखते हो जेड। अभी बाकी का टर्म्स तो आना चाहिए। एम का जो क्वांटिटी है रेस टू पावर है वो इक्वेट करो, एल के रेस टू पावर है वो इक्वेट करो, टी के रेस टू पावर इक्वेट हो। तो ये आगे का पार्ट आपको होमवर्क में रहेगा, मैं आगे का पार्ट नहीं सॉल्व करूंगा, ये आगे का पार्ट आपके लिए होमवर्क के लिए रहेगा। सबको क्लियर है? यहाँ तक सबको क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देख लेते के ऊपर जाने के पहले, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ने से पहले हम लोग मार्कर चेंज कर लेते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मार्कर चेंज करके हम लोग थोड़ा डार्क मार्कर यूज़ करेंगे। और कोई मार्कर बचा है क्या? ओके, ये वाला मार्कर यूज़ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है देख लेते पहले। एक सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 21 में बोला गया द मास ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड पर यूनिट एरिया, मास ऑफ अ लिक्विड फ्लोइंग पर सेकेंड, मतलब इतना याद रखो कि जो क्वांटिटी दी है वो है मास पर सेकेंड। मास पर सेकेंड जो होता है वो kg पर सेकेंड के टर्म्स में होता है। तो इसकी डायमेंशन जो रहेगी वो रहेगी m1l0 t-1। इस पर यूनिट एरिया भी बोला, ओके सॉरी, पर यूनिट एरिया भी बोला। पर यूनिट एरिया मतलब मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आएगा l रेस टू, अगर मैं इसकी बात करूँगा तो ये आएगा, पहले रफ कर लेता हूँ यहाँ पे आ जाएगा ये m1l-2 और t-1। ओके, नेक्स्ट पार्ट के ऊपर बढ़ते। नेक्स्ट पार्ट क्या बोला गया उन्होंने, तो ये तो लिख लिया मैंने m1l-2 t-1 इज प्रोपोर्शनल टू p रेस टू x, इज प्रोपोर्शनल टू p रेस टू x v रेस टू y, वेर p is the pressure difference and v is the velocity. What is the relation between x and y? ये पूछा गया है। तो यहाँ पे इन लोग ने ये बोला है कि जो क्वांटिटी है, मैं इसको मैं a बोल देता हूँ। ये जो क्वांटिटी है इसको बोलूँगा मैं a फिलहाल के लिए a बोल देता हूँ। तो ये क्वांटिटी जो a है वो मास पर यूनिट सेकेंड पर मीटर स्क्वायर है। तो a जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर का x पावर है और वेलोसिटी का y पावर है। अगर मैं इसको इक्वेट करूँगा तो a इक्वल्स टू k p रेस टू x v रेस टू y। डायमेंशनली करेक्ट होना चाहिए, तो यहाँ पे आ जाएगा m1l-2 t-1 बराबर है इक्वल्स टू k। प्रेशर जो होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, मतलब m1l-1 t-2। मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मतलब ये m1l-1 t-2, बाद में l2 था तो उसके हिसाब से ये जाएगा ऊपर। तो मैंने कहा m1l-1 t-2, मैं डायरेक्टली कर दिया यहाँ पे यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। वैसे मैं रफ कर देता हूँ ये वाला पार्ट, रायता ना फैल जाए। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे ये रेस टू पावर x हो गया इनटू वेलोसिटी मतलब मीटर पर सेकेंड मतलब m0l1 t-1 रेस टू y। अगर इसको मैं साथ में कर दूंगा तो ये आ जाएगा m1l-2 t-1 इक्वल टू k m1 मतलब ये m का x, l माइनस एक्स प्लस वाई और t माइनस 2x माइनस वाई बराबर है। अगर मैं इसको इक्वेट करने चाहता हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा देख लेते। तो x का पावर जो है वो 1 मिलेगा बराबर है।
उसके बाद -2 इक्वल्स टू -x प्लस वाई बोला था, तो -2 इक्वल्स टू x, -x मतलब -1 प्लस वाई, तो y इक्वल्स टू कितना बनेगा -1। x 1 है और y -1 है, तो x इक्वल टू क्या बनेगा -y। देखो ना x 1 है और y -1 है, तो ऑप्शन क्या रहेगा सेकंड। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ रहेगा। क्वेश्चन में क्या करना है, एकदम बेसिक टर्म है, अब तक शायद से 11th वालों के लिए भी ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते। ओके, मैंने मिस प्रिंट कर दिया यहाँ पे, एक्चुअली ये क्वेश्चन नंबर 26 होना चाहिए, लिख लेते कोई प्रॉब्लम नहीं। क्वेश्चन नंबर 26, ओके क्वेश्चन नंबर 26 मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये क्वेश्चन नंबर 26 ये आपको होमवर्क के लिए, तो क्वेश्चन कॉपी कर लो और क्वेश्चन सॉल्व करना ट्राई करो। क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है 11th वाले के लिए, 12th वाले के लिए बहुत इजी है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 ट्राई करो एक बार, नहीं हुआ तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तो आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है कि क्या करना है। और एक चीज़ बोलूँगा कि जो PDF एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको वो जो भी PDF रहेगी वो आपको डाउनलोड करके आगे ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ये मेंस लेवल के, नीट लेवल के, थोड़े एडवांस लेवल के क्वेश्चंस रहेंगे, उस टाइप के क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा आपके PDF में, मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो PDF रहेगा वहाँ पे डाल दूंगा। एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ इंपॉर्टेंटली कि प्लीज़ क्वेश्चंस को बराबर से देखो, पढ़ो, पहले थियोरी कर लो और बाद में यहाँ पे आ जाओ, डायरेक्टली यहाँ पे मत आ जाओ। अगर कोई नया बच्चा है ये वीडियो को देख रहा है तो प्लीज़ डायमेंशनल एनालिसिस की पहले थियोरी देख लो और बाद में ये क्वेश्चंस पे आ जाओ, आपको ये क्वेश्चन शायद से आसान लगेंगे। क्लियर है? और एक चीज़ बोलूँगा मैं वीडियो के एंड में बोल देता हूँ, अगर आपको ये एफर्ट्स मेरे अच्छे लगते तो अगर सच में वीडियो अच्छा लगता रहेगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो प्लीज़, और अगर नए हो तो सब्सक्राइब भी करो। मैंने देखा है कि ऑलमोस्ट जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं उसके 42% बच्चे अभी तक नॉन सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ अगर हो सकता है तो सब्सक्राइब करो, दोस्तों के शेयर करो कि शायद से मेरा वे ऑफ टीचिंग लोगों को पसंद आता रहेगा, तो शायद से वो अप्रोच करेंगे मेरे लिए, तो ये आपके साइड से एक मुझे हेल्प हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, मैंने नंबरिंग शायद से गलत डाल दी है। 27 क्वेश्चन नंबर 27 को सॉल्व करने के दो मेथड्स है, दोनों मेथड्स में डिस्कस कर लूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मेथड 1 देख लेते। क्या बोला है, द क्वांटिटी इज गिवन, मैं मेथड 1 लिख लेता हूँ यहाँ पे। मेथड 1, क्वांटिटी इज गिवन बाय कैपिटल X इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट LV अपॉन T, वेर V is the potential difference and L is the length, then capital X has dimensional formula same as that of, पूछा गया क्वेश्चन में। ध्यान दो, एप्सिलॉन नॉट रहता है वो परमिटिविटी रहता है, ये मेरे को पता है, और एप्सिलॉन नॉट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था। एप्सिलॉन नॉट जो होती है उसकी डायमेंशन, उसका यूनिट रहता है करंट स्क्वायर टाइम स्क्वायर एम्पियर स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसको लिखूंगा तो ये आ जाएगा I² T² अपॉन M1 L1 T-2 और ये L2। अगर साथ में कर दूंगा तो ये आ जाएगा कुछ M1 M-1, ये L3 ऊपर जाएगा तो बनेगा L-3, T-2 ऊपर जाएगा तो T+4 और I2। क्लियर है? ये किसकी, एप्सिलॉन नॉट की डायमेंशन से। उसके बाद L की डायमेंशन तो अपने को पता ही है, L की डायमेंशन क्या है, तो L की डायमेंशन जो है वो मीटर में है, मतलब वो रहेगा L⁻1। T की डायमेंशन क्या है, सेकेंड में, मतलब T⁻1 यूनिट सेकेंड में, तो डायमेंशन T⁻1। W का जो फॉर्मूला वर्क डन, अभी ध्यान दो, पूछा गया है पोटेंशियल। अभी ये गड़बड़ में मत घुसो, ये गलती मत करना। V इक्वल्स टू I/R होता है, तो V का जो यूनिट डायमेंशन रहेगा वो कुछ ऐसे रहेगा कि I/R के रिलेटेड रहेगा, ऐसे मत करो। ध्यान दो, हम लोग को एक फॉर्मूला पता है, 11th 12th वालों को ये ज़्यादा पता रहेगा। वर्क का फॉर्मूला होता है V/Q, बराबर है। तो इसका मतलब V का फॉर्मूला होगा W/Q, ये वर्क का फॉर्मूला है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज। अभी मुझे बताओ वर्क का जो डायमेंशन एनर्जी के रिलेटेड होता है तो होता है M1 L2 T-2 अपॉन जो चार्ज होता है, चार्ज वो I/T होता है, चार्ज जो होता है वो I/T
टी होता है। अगर आई इंटू टी लिखूंगा तो ये I1 T1, तो इसको ऊपर लेके आऊँगा तो ये बन जाएगा V का जो डायमेंशन बनेगा M1 L2 I-1 और T-3। अभी तो बहुत इजी हो गया, अभी क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं, ये डायमेंशन निकालने तक ही क्वेश्चन में था और इसमें ये वाला पार्ट ट्विस्ट था थोड़ा। अभी ध्यान दो, पूछा गया है क्या, x की डायमेंशन पूछी गई है जो कि है एप्सिलॉन L V अपॉन टी। मुझे बताओ, नीचे नीचे के टर्म्स में ही लिख दूंगा मैं, एप्सिलॉन की डायमेंशन क्या है, वो है M-1 L-3 T4 I2 और L की डायमेंशन वो है L1, पोटेंशियल की डायमेंशन है M1 L2 I-1 T-3 अपॉन ये जो होगा वो T1 होगा। अभी देख लेते क्या क्या कैंसिल होगा, ये T1 ऊपर जाएगा तो T-4 बनेगा, ये कैंसिल हो जाएगा इसके साथ, बराबर है। ये L-3 है, ये L1 और L2 कैंसिल हो जाएगा, ये M1 और ये M1 कैंसिल होगा, ये I2 है और ये I-1 है, तो I2 इंटू I-1 ये बनेगा I1, येगा चार्ज। तो आंसर क्या रहेगा, चार्ज नहीं, जनता चार्ज नहीं, ये तो करंट हो गया भाई, गलती हो गई ना, ये हो गया करंट। तो आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी। गलती हो गई, चार्ज मैंने गलती से बोल दिया, करंट होता है, चार्ज होता है I इंटू टी, करंट होता है सिर्फ I। तो इसमें मिस्टेक मत करना। ये मेथड 1 हो गया सॉल्व करने का। क्वेश्चन नंबर 27 का ये मेथड 1 हो गया। नेक्स्ट मेथड के ऊपर जाते हैं। सेम क्वेश्चन का मेथड नंबर 2 है। ये खास मेथड है 12th वालों के लिए, 11th वालों के लिए ये मेथड नहीं है, ये 12th वालों के लिए खास मेथड है। ये 11th वालों के लिए ये मेथड है। डायमेंशनल एनालिसिस से डायरेक्टली आंसर निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने थोड़ा सोचा, इसको सॉल्व करने की 2 मेथड्स है और दोनों मेथड मैं बताऊंगा। ये 11th वालों के लिए खास मेथड है, बट 11th वाले ध्यान दो अगला मेथड भी क्या है, ध्यान दो यहाँ पे। सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन लिखा है मैंने। तो क्वेश्चन कुछ ऐसे लिखा गया है, x इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट L इंटू वी अपॉन टी। ये तो लिखा गया है। C का फॉर्मूला क्या है, C का फॉर्मूला, C मतलब क्या होता है पहले देखते हैं, सुनो। एक चीज़ पता है, कैपेसिटेंस। 12th वालों को पता है ये चीज़, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आने वाली है। मैं अभी 11th वालों के लिए पार्ट डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही कैपेसिटेंस हो जाएगा वो ये वाला पार्ट देख सकते हैं, आपको ये क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा। फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट इंटू डी अपॉन डी। ए का जो यूनिट होता है वो होता है लेंथ का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी जो होता है वो लेंथ होता है। ये जाएगा तो आएगा L इंटू एप्सिलॉन नॉट जो होता है C। एक चीज़ याद रखो, ए जो होता है वो एरिया ऑफ पैरेलल प्लेट रहता है, डी जो होता है डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल। देखो ये डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट, याद है कि ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हो चुका है, ये नेगेटिव चार्ज। अभी ध्यान दो, तो C का मतलब होता है L इंटू एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे L इंटू एप्सिलॉन नॉट दिख रहा है, तो उसको किससे रिप्लेस कर सकता हूँ मैं, C से। तो X का फॉर्मूला जो बनेगा वो बनेगा C इंटू वी अपॉन टी, बराबर है। बट और एक चीज़ पता है, Q का फॉर्मूला होता है C इंटू वी। Q का फॉर्मूला जो होता है C इंटू, ये वापस मैं बोल रहा हूँ 12th वालों को ये पता है, 11th वालों को नहीं पता, तो ज़्यादा बर्डन अप मत करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो C इंटू वी का फॉर्मूला बनेगा Q अपॉन टी। Q जो होता है वो I इंटू टी होता है, चार्ज जो होता है करंट इंटू टाइम होता है, टाइम कैंसिल, तो आंसर क्या आएगा I मतलब क्या होता है, करंट। 12th वालों के लिए ये 2 मिनट का काम है। अगर आप डायमेंशन एनालिसिस से नहीं सॉल्व करते हो, अगर आप ये बेसिक फॉर्मूला से सॉल्व करते हो तो आपका ये 2 मिनट का काम है। हाँ, बट ये क्लिक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये पार्ट क्लिक हो गया तो आपका न्यूमेरिकल बहुत आसान हो जाएगा, बहुत मतलब बहुत लिटरली ये क्वेश्चन कुछ हार्डली कुछ स्टेप्स का बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जनता, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डायमेंशंस ऑफ ओम आर सेम एज। ओके, डायमेंशंस ऑफ ओम आर सेम एज, ऊपर से उन्होंने बोला है H क्या है, H है प्लैंक्स कांस्टेंट और E जो है वो है चार्ज। ओके, प्लैंक्स कांस्टेंट अगर बोला H, अपन ने थोड़ी देर पहले डिराइव किया था जो
प्लैंक्स कॉन्स्टेंट होता है वो ई इंटू न्यू, ई अपॉन न्यू होता है। तो ई न्यू का यूनिट था सेकेंड इनवर्स, तो ये ऊपर आएगा तो आएगा सेकेंड। ये मैंने डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका डायमेंशन बनेगा m1, एनर्जी का डायमेंशन था m1L2T-2 था, तो m1L2T-1 इसका पूरा डायमेंशन बनेगा। ये पहले पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने डिस्कस कर चुका हूँ ये वाला पार्ट। अभी E मतलब चार्ज है, और चार्ज का डायमेंशन का ये होता है I इंटू टी, बराबर है। ये आएगा I1T1। अभी मुझे ओम निकालना है। ओम मतलब आर होता है V अपॉन आई, बराबर है। पक्का क्लियर है यहाँ तक। और मुझे एक चीज़ पता है कि अभी थोड़ी देर पहले क्या था, W इक्वल्स टू V इंटू क्यू था। तो मुझे पता है तो V का फॉर्मूला क्या रहेगा, W अपॉन क्यू, बराबर। तो यहाँ पे लिखूँगा V की जगह पे W अपॉन क्यू इंटू आई, बराबर है। W होता है m1L2T-2। ये मैं भी वो बता रहा नहीं कि L2 कैसे आ गया यार, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स m1L1T-2 और डिस्प्लेसमेंट L1, तो दोनों मिलके L2 बना देगा। और Q मतलब जो होता है I इंटू टी का पावर 1, और ये I, तो आएगा m1L2T-2 अपॉन I2T1। ये ऊपर जाएगा तो बनेगा m1L2 I-2 T-3, बराबर है। ये R की डायमेंशंस बन गई। अभी मुझे ये वाला पार्ट और इससे जो बनने वाला पार्ट है इसको सेम प्रूव करने का, मतलब R के डायमेंशंस और ये चारों इक्वेशन में से कुछ दो डायमेंशंस ये क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। देख लेते क्या होता है। एक चीज़ मुझे बताओ कि यहाँ पे m है, बराबर है, यहाँ पे m है, तो h की पावर 1 ही होनी चाहिए, ये तो पक्का है। h की पावर 1 होनी चाहिए और h ऊपर होना चाहिए, ये तो कंफर्म हो गया। यहाँ पे i की पावर कितनी है, 1 है, i की पावर कितनी है, -2 है, तो e जो होगा वो नीचे होगा और i की पावर कितनी होगी, 2। तो इक्वेशन कुछ बनेगा h अपॉन ई स्क्वायर, ये कन्फर्म होगा। देख लेते क्या होता है। h की पावर कितनी है, m1L2T-1 और e जो है वो है I1T1 का स्क्वायर, ये आएगा m1L2T-1 अपॉन आई स्क्वायर टी स्क्वायर। अगर मैं इसको कंबाइन कर देता हूँ तो ये बनेगा m1L2 I-2 T-3। है क्या सेम ये वाला पार्ट, तो आंसर क्या रहेगा, h अपॉन ई स्क्वायर, ऑप्शन सी। सबको क्लियर ये वाला पार्ट। क्वेश्चन नंबर, ये क्वेश्चन का नाम ही दिया नहीं, मैं नंबर ही दिया नहीं इसके बाद, क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 28 बोल देंगे इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 के बाद हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 29 के ऊपर। 3 क्वेश्चंस और बचे हैं, फटाफट कर लेंगे, ख़त्म कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 के बाद 29 पे बढ़ लेते। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 में क्या बोला गया है, एनर्जी E, कैपिटल G इज द ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट, I इज द इम्पल्स, कैपिटल M इज द मास, द डायमेंशंस ऑफ G I-m स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर का डायमेंशन पूछा गया है। ध्यान दो, अभी यहाँ पे बराबर से ध्यान दो, बारीकी से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इम्पल्स नई बात है, इम्पल्स के बारे में बात करूंगा मैं थोड़ी देर में। पहले कैपिटल G के डायमेंशंस लिख लेते हैं। कैपिटल G होता है वो होता है फोर्स इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये बात कर चुके हैं हम लोग। इसको बोलते हैं ग्रेविटेशन कॉन्स्टेंट। अगर इसको सॉल्व करूंगा मैं तो इसके डायमेंशंस कुछ आएंगे ऐसे, m-1L3T-2। अभी ये मेरे को प्लीज़ यार ये डिराइव करने मत बोलो, ये आपको आना चाहिए अभी। उसके बाद अभी ध्यान दो, मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर ये मास आई मतलब मास का स्क्वायर है, तो मास का स्क्वायर मतलब m स्क्वायर मतलब कैपिटल M का रेज टू पावर 2, ई का स्क्वायर, ई मतलब एनर्जी है, ई का फॉर्मूला होगा वो होता है m1L2T-2 का स्क्वायर, मतलब ये बनेगा
m2l4t-4। अभी ध्यान दो, इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स जो होती है हम लोग पढ़ने वाले ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में, फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम। फोर्स एक्टिंग फॉर अ शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम मतलब ये आएगा न्यूटन सेकेंड। न्यूटन की डायमेंशन m1l1 t-2 था, और ये आ गया तो t 0 बन गया, -2 सॉरी 0 ने t -1 बन गया, सॉरी -2 और 1 ऐड हो गया तो t -1 बन गया, ये सेकेंड का t 1 ऐड हो गया। तो ये मुझे पता है। अभी मुझे फॉर्मूला निकलना है g/m²/e²। तो g × i × m²/e²। ए जी मतलब क्या है? m-1 l3 t-2। i मतलब क्या है? m1 l1 t-1 बराबर है। उसके बाद m मतलब क्या है? m² अपॉन e² मतलब क्या है? m² × l⁴ t-4। सॉल्व करते जनता, m² चला गया, m-1 m1 चला गया, बराबर है। l3 l1 l4 और ये l4 चला गया, t⁻², t⁻−1 ये बनेगा t⁻³ अपॉन नीचे t⁻⁻4 चलाएगा, t⁻−1 बचेगा तो ऊपर जाएगा तो ये बनेगा t। t मतलब क्या होता है? टाइम। टाइम मतलब यहाँ पे। क्लियर है पक्का? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 29 के बाद क्वेश्चन नंबर 30 पे जाते। If the energy E and velocity V and force F be taken as a fundamental quantities, the dimensions of mass is okay। पहले एनर्जी का डायमेंशन लिख लेते। एनर्जी का डायमेंशन जो होगा वो होगा m1 l2 t-2। वेलोसिटी का डायमेंशन लिख लेते। वेलोसिटी का डायमेंशन है l1 t-1 और फोर्स का डायमेंशन है m1 l1 t-2। यहाँ तक सबको क्लियर है? मेरे को डायमेंशन ऑफ मास पूछा है। डायमेंशन ऑफ मास मतलब होता है kg, यूनिट होता है, और मास होता है m1। मुझे इतना ही निकालना है। अभी ध्यान दो, अगर सिर्फ मुझे मास को रखना है और बाकी सारे क्वांटिटीज़ को निकालना है तो मास यहाँ पे और यहाँ पे आ रहा है, दिख रहा है क्या मास? तो ये दोनों को मैं लेके मतलब ही नहीं है। ये दोनों को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये मतलब ई और एफ वाला पार्ट तो आने का, और ऑप्शन में भी कहीं पे नहीं है ई और एफ वाला पार्ट, तो ये वाला पार्ट तो चला गया। अभी मुझे बताओ कि ऐसे क्वांटिटीज़ मेरे को जिसमें मास सिर्फ चाहिए और लेंथ और टाइम निकलना चाहिए। तो देखो लेंथ और टाइम निकलना चाहिए, तो लेंथ और टाइम निकालने के लिए एक तो मैं मल्टीप्लाई करूँगा या फिर डिवाइड करूँगा, तो उसका लेंथ और टाइम का पावर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। देखो यहाँ पे लेंथ और पावर का टाइम, मैं थोड़ा मार्कर चेंज कर लेता हूँ। देखो यहाँ पे लेंथ और पावर का टाइम और यहाँ पे लेंथ और पावर का टाइम सेम है। ये लेंथ और पावर का टाइम अलग है, यहाँ पे लेंथ और पावर का टाइम अलग है। तो अगर मैं ई और वी को सॉल्व करता हूँ, ई और वी को देख लेते, ई और वी को कैसे सॉल्व करना है। ई और वी को मेरे को सॉल्व करना है। ई और वी को सॉल्व करूँगा तो क्या होता है देख लेते। सबसे पहले ई अपॉन ई, देखो ये वाला कर लेते, ये वाला ई अपॉन वी स्क्वायर। ई मतलब होता है m1 l2 t-2 और वी स्क्वायर मतलब आएगा l1 t-1 का स्क्वायर। तो ये बनेगा m1 l2 t-2 अपॉन l2 t-2। ये चला गया, ये चला गया, तो आंसर आ गया m1। और मुझे वही चाहिए ना मास, तो आंसर क्या रहेगा? ई अपॉन वी स्क्वायर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 सबको क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 11 में मैंने क्या किया है। क्वेश्चन नंबर 12 के ऊपर बढ़ते। ये क्वेश्चन बहुत इजी था, लेवल 2 का क्वेश्चन था बट बहुत इजी था। पेचीदा मत करो चीज़ों को, बेसिक्स को बराबर रखो, आप आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन अ सिस्टम ऑफ यूनिट द यूनिट ऑफ मास, लेंथ, टाइम आर क्विंटल, किलोमीटर एंड आवर रिस्पेक्टिवली।
इन दिस सिस्टम 1 न्यूटन फोर्स विल बी, मतलब एक नया यूनिट सिस्टम बनाया गया है, तो 1 न्यूटन की क्वांटिटी क्या रहेगी। ये न्यूटन मतलब क्या होता है रे, न्यूटन मतलब फोर्स, बराबर है। फोर्स मतलब होता है m1L1T-2, बराबर है। ओके, तो मास का जो पावर होना चाहिए 1, लेंथ का पावर होना चाहिए 1 और टाइम का पावर होना चाहिए -2। इतना तो क्लियर होना चाहिए सबको। आगे देख लेते क्या है। मुझे एक चीज़ बताओ 1 क्विंटल मतलब कितना केजी, 1000 केजी, 1000 नहीं सॉरी 100 केजी। तो 1 केजी इक्वल टू कितना क्विंटल, 1/100 क्विंटल। क्लियर है। मेरे को क्विंटल में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर को सॉरी केजी को क्विंटल में कन्वर्ट करना है। वैसे ही अगर मैं किलोमीटर की बात करूँगा तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो 1 मीटर इक्वल टू कितना आएगा 1/1000 किलोमीटर। ये सेकेंड कन्वर्जन आ गया, क्योंकि मेरे को इसमें रखना है यूनिट्स को। अभी अगर मैं आवर्स की बात करता हूँ तो मुझे बताओ 1 आवर इक्वल टू कितना 3600 सेकेंड्स। तो 1 सेकेंड इक्वल टू कितना आएगा, बोलो 1/3600 आवर। सबको ये 3 कन्वर्जन समझ में आ गए। अभी ध्यान दो, फोर्स जो होती है वो न्यूटन में होती है, उसका डायमेंशन निकालने को देखते हैं। तो मास जो है वो मीटर में है, मास जो है वो केजी में है, बट क्विंटल में कन्वर्ट करना है तो 1/100 आएगा, रेस टू वन है। बाद में जो डिस्टेंस जो है वो लेंथ है वो किस में है, किलोमीटर में करना है मेरे को, मीटर में है तो किलोमीटर में करने के लिए 1/1000 इंटू। अभी मुझे बताओ ये टाइम रेस टू -2 है, 1/3600 नीचे में है, तो रेस टू -2 ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा रेस टू +2। तो यहाँ पे आएगा 3600 रेस टू स्क्वायर। अभी ध्यान दो, इसको सॉल्व करने की कुछ मेथड से मैं बता दूंगा आपको। 2 0 तो चले जाएंगे। देखो स्क्वायर करने के बाद एक चीज़ याद रखो, 1/100 1/1000 इंटू, इसको लिखूंगा 36 इंटू 100। 36 इंटू 100 का स्क्वायर क्या आएगा 10⁴ बनेगा। तो यहाँ पे आएगा 36 इंटू 10⁴, 1 2 3 4 10⁴। तो यहाँ पे 0 0 0 गया, 0 0 0 0 और ये 0 गया, बचा कितना 36 का स्क्वायर अपॉन 10, 36 का स्क्वायर अपॉन 10। अभी ध्यान दो, ये सॉल्व करने का जरूरत नहीं कि 36 का स्क्वायर निकालो, ये 35 का स्क्वायर निकालना इजी है। 35 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर 25, 3 आगे के नंबर से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा 1225। तो अप्रॉक्सीमेटली आंसर 1225 ले लो, डिवाइड बाय 10 करो तो आंसर आएगा 122.5। तो 122.5 के आसपास वाला आंसर कौन सा है 129.6। क्लियर है। मैंने ये थोड़ा सा शॉर्टकट यूज़ किया। 25 का स्क्वायर निकालना इजी है। क्या करते हैं हम लोग 5 का स्क्वायर करते, अगर 25 का स्क्वायर निकालने का तो 5 का स्क्वायर करेंगे और 2 के आगे का नंबर जो रहेगा उसके साथ हम लोग क्या करते हैं मल्टीप्लाई करते। तो वैसे ही अगर 5 का स्क्वायर यहाँ पे निकालूंगा तो 5 का स्क्वायर आएगा कितना 25 और 3 के आगे का नंबर क्या है 4, तो आएगा 3 × 4 कितना आएगा 12। क्लियर है, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आंसर कितना 5, सबको क्लियर है। डिवाइड बाय 10 करूँगा तो 122.5, आंसर क्या आएगा 129.6। सबको क्लियर है ये वाला क्वेश्चन क्या किया मैंने। तो आई होप आपको डायमेंशन एनालिसिस वाला पार्ट समझ में आया रहेगा। डायमेंशन एनालिसिस में क्या करना है क्या नहीं करना है आपको समझ में आया रहेगा। मैंने क्या क्या फंडे यूज़ किए, बेसिक चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा ओवर एग्जैगरेटेड क्वेश्चंस नहीं है। तो इजी क्वेश्चन से आप मैंने ये क्वेश्चंस थे वो लेवल 1 और लेवल 2 जो थे क्वेश्चंस वो थे एडवांस के क्वेश्चंस थे। तो एडवांस के क्वेश्चंस मैंने लिए तो शायद से आपको मेंस के और नीट के क्वेश्चंस तो आराम से सॉल्व होने चाहिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं PDF डाल दूंगा तो जिसमें आपको पूरा मेंशन किया जाएगा, सारे क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे वहाँ पे, तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस मिल जाएंगे। और एक चीज़ बोलूँगा कि यहाँ पे हम लोग डायमेंशन एनालिसिस को एंड कर रहे हैं जनता। नेक्स्ट जो पार्ट रहेगा वो रहेगा अपना जो
सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड वाला पार्ट रहेगा, और उसके बाद हम लोग एरर्स पे जाएंगे, एरर्स और इंस्ट्रूमेंट्स पे जाएंगे। तो ऐसे हम लोग का जो प्रोसीजर रहेगा। तो नेक्स्ट लेक्चर जो रहेगा वो रहेगा किसके ऊपर, सिग्निफिकेंट फिगर और ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो आज का लेक्चर हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में विद ब्रांड न्यू टॉपिक। अगर वीडियो पसंद आया रहेगा तो लाइक करना मत भूलो, दोस्तों के साथ शेयर करो, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय।